हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। किसके लिए? तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक बिहेवियर के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और फिर मैग्नेटिक निडल के पोल्स के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन के प्रेडिक्शन के लिए हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ा था। एम्पियर स्विमिंग रूल भी पढ़ा था वीडियो नंबर 1 में। ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है, और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, तो ये जो बायो सावर्ट लॉ है ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि करंट वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कूलम्स लॉ कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बिल्कुल वही रोल इस बायो सावर्ट लॉ का भी है। किसमें? तो मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में। सबसे पहले हम लोगों को तो ये कंफर्म हो गया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने आसपास। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये हम लोगों ने ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई बायो सावर्ट लॉ में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ते हैं हम लोग बायो सावर्ट लॉ में। तो बायो सावर्ट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी करंट एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण पढ़ते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट, ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट, कि कोई भी करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका एक्सप्रेशन बताता है कौन? बायो सावर्ट लॉ। इसका एक्सप्रेशन निकालने में मदद करता है कौन? बायो सावर्ट लॉ। किसका? कि कोई भी करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका एक्सप्रेशन निकालने में मदद करता है बायो सावर्ट लॉ। अभी एक नया टर्म मिला, करंट एलिमेंट। ओब्वियसली ये टर्म आप लोगों के लिए नया है। आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि करंट एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई करंट एलिमेंट होता क्या है। तो हम लोगों ने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एक। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटा जा सकता है? ऑब्वियसली बांटा जा सकता है। इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटा जा सकता है। सपोज ये एक वो सेगमेंट है, इसको ब्लू पेन से हम कर दे रहे हैं। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर रहे हैं कि ये इसको इसी तरह के काफ़ी छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हर छोटे सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है क्या करने में, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता, नहीं। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस तरह का हर छोटे सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है क्या करने में, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में। तो इसी तरह के छोटे सेगमेंट को, किसी कंडक्टर के सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब छोटा सा पार्ट, किसका? करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डीएल से। करंट एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डीएल से, वेक्टर डीएल। तो ऑब्वियसली ये यदि वेक्टर है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो करंट के डायरेक्शन के अलावा करंट का जो डायरेक्शन होता है ये
करंट एलिमेंट का भी वही डायरेक्शन होता है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो करंट एलिमेंट का भी वही डायरेक्शन है। अभी हम लोगों ने जान लिया कि करंट एलिमेंट क्या होता है, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और इस स्मॉल एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। और इस तरह के हर एक स्मॉल एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है क्या करने में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने में, जिसको हम लोग किसे नोट करते हैं, डीएल वेक्टर से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा किसका अलोंग होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट के अलोंग होगा। ठीक है, अभी हम लोगों को पता करना है कि इस करंट एलिमेंट के कारण, बायो सावर्ट में यही पता करना है कि करंट एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ये बनाए हुए हैं कि ये कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई। क्या है, एक्स वाई, चलो इसको हम लोग वायर भी बोल सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एक करंट एलिमेंट कंसिडर किया, इसका लेंथ क्या है, तो डीएल। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, तो इस आई के डायरेक्शन में। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट पी लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पी लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पी पे, इसी पॉइंट पी पे क्या करना है, इस करंट एलिमेंट डीएल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये तो हम लोग बायो सावर्ट लॉ में पढ़ने वाले हैं कि ये करंट एलिमेंट जो डीएल है, इसके कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए और क्या क्या चीज़ एजम्पशन करना पड़ेगा, और क्या क्या चीज़ जानना पड़ेगा। सबसे पहले इस करंट एलिमेंट का लेंथ तो हम लोग जान गए, इस करंट एलिमेंट से कितना करंट पास हो रहा है ये भी जान गए कि करंट आई पास हो रहा है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे एक और वेक्टर दिख रहा है पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है ये, तो उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, जिस पे हम लोगों को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन को निकालना है। किसके कारण, तो इस करंट एलिमेंट डीएल के कारण। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल निकालना है कहाँ पे, पी पे। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग क्रॉस मार्क करके रखते हैं, पी पे निकालना है। ठीक है, आगे क्रॉस मार्क का मतलब पता चलेगा। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, पी का, किसके रिलेटिव, तो इस करंट एलिमेंट डीएल के रिलेटिव। ठीक है, और ये एक एंगल है थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जाहिर सी बात है देख के साफ साफ पता चल रहा है कि थीटा क्या है, तो इस करंट एलिमेंट डीएल और इस पोजीशन वेक्टर आर के बीच बनने वाला एंगल है क्या, थीटा। एक बार सारे फिगर्स को और रिपीट करेंगे। डीएल क्या है, करंट एलिमेंट, लेंथ इसका डीएल है, डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कंडक्टर एक्स वाई है जिससे करंट आई पास हो रहा है, इस डीएल से भी करंट आई पास हो रहा है। ये पी वो पॉइंट है जहां पे हम लोगों को क्या करना है, इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। ये आर क्या है, तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। थीटा क्या है, तो इस डीएल और इस आर के बीच बनने वाला एंगल। अब हम लोग आएंगे बायो सावर्ट लॉ पे कि बायो सावर्ट लॉ आखिर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑब्वियसली ये स्मॉल एलिमेंट है, ध्यान देना है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो इसके कारण जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी काफ़ी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, दैट मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डी एल, ये क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ यही है कि आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कि इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर से, इस करंट एलिमेंट से जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे। ठीक है, दूसरा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल। दैट मीन्स
ये करंट एलिमेंट को हम लोग जितना बड़ा लेंगे, ये हम लोग इतना से लिए हुए हैं, यदि इससे बड़ा लिए हुए रहता है तो क्या होता, उसके कारण उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता। ठीक है, तो करंट एलिमेंट को हम लोग जितना बड़ा लेंगे उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा और किन किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है साइन थीटा पे। किस पे डिपेंड करता है? साइन थीटा पे। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है साइन थीटा पे, कि मतलब इस थीटा के साइन की वैल्यू पे। थीटा क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच बनने वाला एंगल। ठीक है, दैट मीन्स जब थीटा 90 होगा तब ये मैक्सिमम होगा, जब थीटा 0 होगा तो ये मिनिमम होगा। ठीक है, इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा? तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये पॉइंट इस करंट एलिमेंट से कितना दूर है। तो इसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन ये पॉइंट P इस करंट एलिमेंट से जितना दूर होगा वहां पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। आप लोगों को कूलम्स लॉ याद होना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोसीड्यूर है वो कूलम्स लॉ से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। कैसे? अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन सारे इक्वेशंस को इन चारों फैक्टर्स पे आई, डी एल, साइन थीटा और आर पे जो डी बी डिपेंड कर रहा है, इन चारों एक्सप्रेशंस को हम लोग एक साथ यदि कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा? ओबियसली इन चारों को हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, और एक साथ आने पे क्या मिलेगा? तो डी बी इज इक्वल्स टू डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मिलेगा। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही काम हम लोग वहां भी किए थे जब हम लोगों को क्या मिला था कूलम्स लॉ में। एक बार रिमाइंड करते हैं, कूलम्स लॉ में हम लोगों को मिला था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2. Force acting between the two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance. उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट यूज किया था। ठीक है, एक कांस्टेंट यूज किया था, क्या? K। ठीक है, और इस K का वैल्यू डिपेंड करता था दो चीज़ों पे। किस पे? तो मीडियम पे, उस मीडियम पे जिसमें ये दोनों चार्जेस रखा गया है, और Q1, Q2 और R को मेजर करने के लिए कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया गया है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता था। क्या? तो K का वैल्यू, मतलब कि इस कांस्टेंट का वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करता था। बिल्कुल वही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, तो रिपीट करने पे हम लोगों को अभी मिलेगा क्या? कि हम लोग यहाँ पे से क्या करेंगे, इस डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा में से हम लोग प्रोपोर्शनल वाला साइन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या मिलेगा? डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे ये के क्या होता है? तो के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वहां पे के का वैल्यू क्या मिलता था? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या है? तो के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अभी हम लोग जानेंगे कि ये के का वैल्यू किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका वैल्यू किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो ये जो के है इसका वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इस के का वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यही कि इस करंट एलिमेंट और इस पॉइंट P, इसके बीच का मीडियम क्या है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस पे? मीडियम पे। करंट एलिमेंट DL और ये जो पॉइंट P जहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है उसके बीच का मीडियम क्या है। और दूसरा चीज भी वही है, किस पर डिपेंड करेगा? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। किस पे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो यदि ये मीडियम क्या हो? फ्री स्पेस हो, याद रखना है। यदि ये मीडियम
मतलब कि डी एल और पी के बीच का जो मीडियम है ये फ्री स्पेस हो, और हम लोग इन क्वांटिटीज को आई, डी एल, आर और बी को मेजर करने के लिए हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम को यूज़ करें, किसको यूज़ करें, ऐसा यूनिट सिस्टम को यूज़ करें, तो इस के का एक वैल्यू होता है, तब जाके मतलब कि जब फ्री मीडियम फ्री स्पेस होगा और यूनिट ऐसा होगा, तो इस के का जो वैल्यू होता है, इस के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर होता है। एक नया टर्म आया म्यू नॉट बाई 4 पाई, जहाँ पे इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। म्यू नॉट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है, मीडियम का परमिएबिलिटी होता है। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था, यहाँ पे दूसरा फिगर है क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता था, यहाँ पे म्यू नॉट परमिएबिलिटी है। परमिटिविटी परमिएबिलिटी चीज़ें थोड़ी सी बदल रही है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होगा कितना, तो 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। ठीक है, यूनिट पे आएंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये यूनिट कैसे आया, उसके इसको निकाला जा सकता है ऐसे ही कि यहाँ पे के को यहीं पे छोड़ेंगे, इस डी आर स्क्वायर को उधर क्यों लेके चलेंगे, और डी एल बाई साइन थीटा। चलिए, ये यूनिट आया कहाँ से, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या करते हैं, के को यहीं पे रखते हैं और क्या कर देते हैं, डी बी इंटू आर स्क्वायर बाई आई डी एल और साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ये होता है टेस्ला, याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, टेस्ला। इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर बाई इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। डीएल चूंकि ये लेंथ को बता रहा है, इसका क्या होगा, मीटर, और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। इसको कैंसिल आउट करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसलिए के का यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब के इस वैल्यू को म्यू नॉट बाय 4 पाई वाले वैल्यू को, या तो फिर 10⁻⁻7 वाले वैल्यू को हम लोग यदि यहाँ पे पुट करें, हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे पुट करें, तो पुट करने पे हम लोगों को मिलता है क्या, पुट करने पे हम लोगों को मिलता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन है किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड का। किसके कारण, तो इस करंट एलिमेंट डीएल के कारण, जिससे करंट आई पास हो रहा है, जिसका लेंथ डीएल है, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर के साथ ये डीएल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और आर क्या है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होता है, यही बायो सावर्ट लॉ, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसी एक्सप्रेशन के लिए हम लोग बायो सावर्ट लॉ पढ़ते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन के लिए, तो ये क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देता है, किसके कारण, तो करंट एलिमेंट के कारण। एक्सप्रेशन क्या है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये जो बायो सावर्ट लॉ है, ये हमारा यहीं पे खत्म नहीं होता है। बायो सावर्ट लॉ को हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसी को हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, वेक्टर एक्सप्रेशन में, वेक्टर नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो वेक्टर नोटेशन में यदि हम लोग कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, यूजुअली इसमें क्या करेंगे, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, एक आर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, डी एल, चलिए इसको लिख देते हैं आर साइन थीटा बाई, एक आर से नीचे करना, तो यहाँ पर आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। चलिए, हम लोगों को ये वाले चीज को पकड़ना है, डी एल आर साइन थीटा। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 11 वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते थे, ए बी साइन
थीटा। ओबियसली ए बी साइन थीटा को भी ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे है क्या, डी एल आर साइन थीटा, मतलब कि ओबियसली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल क्रॉस आर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ओबियसली अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे। और वेक्टर नोटेशन में क्या लिखेंगे, तो डी वी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इस डी एल आर साइन थीटा के बदले में डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो ये दूसरा इसका वेक्टर एक्सप्रेशन है किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट at any point P which is placed at the distance R making an angle theta with dl, making an angle theta with dl। तो दो एक्सप्रेशन मिला क्या, एक तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या मिला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, जहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होगा कि वेक्टर नोटेशन है, इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, तो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्या लगाते हैं, तो राइट हैंडेड, ओबियसली हम लोग जानते थे कि वेक्टर प्रोडक्ट के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाते हैं। और राइट हैंडेड स्क्रू रूल को लगाने पे पता चलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये क्या है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और किधर, तो इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। इसलिए इसको किस साइन से देखा गया है, क्रॉस से। कभी कभी ये क्रॉस दिखता है, कभी कभी ये डॉट दिखता है, पर हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाए हुए हैं, क्रॉस दिखाए हुए हैं। दैट मीन्स इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दोनों ओर हो सकता था, ऊपर और नीचे, पर ये क्या आता है, इनटू द प्लेन। अभी हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। इस एक्सप्रेशन में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। क्या है वो स्पेशल केसेस, तो जब ये थीटा का वैल्यू 0 होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो वैसे में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डी बी इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 होता है कहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये जो है कंडक्टर के किसी एक्सिस पे होगा। ठीक है, इसी एक्सिस पे होगा, इधर कहीं पे होगा या इधर कहीं पे होगा, कंडक्टर के एक्सिस पे कहीं पे होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन्स सिंपली याद रखना है कि इसके किसी एक्सिस पे, ठीक है, करंट एलिमेंट के एक्सिस पे, करंट एलिमेंट के एक्सिस पे जो ये होता है डीबी का वैल्यू होता है, क्या होता है, 0 होता है, मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक और केस को डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि थीटा का वैल्यू कितना है, तो 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो डीबी का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 है ना, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीबी का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब वो पॉइंट क्या होगा, तो इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा। बायो सावर्ट लॉ क्यों पढ़ते हैं, बायो सावर्ट लॉ हम लोगों को क्या देता है, बायो सावर्ट लॉ क्या है, इस पूरे डायग्राम को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि एक्स वाई कंडक्टर है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल है। ये पूरा बायो सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन, के का वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फ्री मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट पे, और साथ ही साथ इसका दो एक्सप्रेशन, ये स्केलर एक्सप्रेशन है, ये वेक्टर एक्सप्रेशन है,
इसका डायरेक्शन का बात हम लोगों ने किया कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इनटू द प्लेन होगा। और फिर हम लोगों ने दो स्पेशल केसेस को भी डिस्कस किया कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो जब वो करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी बायो सावर्ट लॉ के एक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। क्या? तो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसमें भी हम लोग यही बायो सावर्ट लॉ के इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।